हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस फाइनल टच रिवीजन में। और बच्चों, आज जो हम अध्याय लेने वाले हैं वो है हमारा विकास। अर्थात हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में? एवोल्यूशन के बारे में, कि किस प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ, और जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी आकाश गंगा है, वो हमसे क्या क्या कहती है। तो बड़ी मन में क्यूरियोसिटी रहती है इस चीज को जानने के लिए। और कभी कभी हमने हमारे बचपन में जब हम टीवी देखते थे बैठकर, तो हम मोस्टली क्या करते थे? डिस्कवरी चैनल हमने देखा, नेशनल ज्योग्राफी देखा, तो वहां पर क्या दिखाया जाता था? किस तरह से जो है एक आकाश गंगा बह रही है। या फिर आपने पुराने टाइम में देखा हो कि महाभारत आती थी, है ना? तो महाभारत में जो वो श्लोक पढ़ते थे, उससे पहले आपको एक घूमता हुआ टीवी पर खुला आकाश दिखाया जाता था, और उसमें जो देवता है वो विद्यमान है बीच में, ब्रह्मा जी, और वो पूरा एक श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, पीछे वो पूरा एक ब्रह्मांड की तरह से चक्री घूमती है। तो आपको याद है उस ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे, वो उस चक्री के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि पौराणिक मान्यताएं भी जो हैं इस एवोल्यूशन से, इस विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड में जो सारे क्रियाकलाप हुए ये किस प्रकार से हुए, इस चीज के बारे में हम यहां पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको इस चैप्टर में मानता हूं कि बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन आप इसको अगर एक कहानी की तरह समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगने वाला। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय की। तो देखो, हमें क्या दिखता है? हमें लगता है ऐसा कि जो हमारे तारे हैं, सितारे हैं, चांद हैं, ये सब क्या है? हमसे बहुत दूर हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। चांद पर तो फिर भी हमने विजय पाली मतलब अगर हम बात करें चांद पर तो हम जा चुके हैं, लेकिन हम किसी और दूसरे प्लैनेट पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे अगर हम मंगल की बात करें तो हम मंगल पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। हां, हमने हमारे सैटेलाइट वहां भिजवा दिए, हमने सैटेलाइट सेट कर दिए, लेकिन हम वहां पर अभी नहीं जा पाए। ठीक है, तो अगर हम एक विकास की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, तो जो जीवन की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। तारे सितारे लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हमसे दूर हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब अंधेरी रात में हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई बड़े छोटे देते हैं, क्योंकि क्या है, वो हमारी आकाश गंगा जो हमारी मिल्की वे है, उसमें ब्रह्मांड है, इसमें बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है, और कई लोगों ने ये मान्यताएं भी दी कि जितने भी प्लैनेट हैं सब जगह क्या है? जीवन उपस्थित है। तो क्या सब जगह जीवन उपस्थित है? हमारी एनसीईआरटी इस चीज को कहती है कि कई लोगों ने पौराणिक मान्यताओं के साथ में भी इसको जोड़ा, धार्मिक मान्यताओं के साथ में भी इसको जोड़ा कि हां, सृष्टि जो है वो अपने आप बनी है। तो हम बात करें तो इन चीजों का विखंडन भी किया गया कि सृष्टि क्या अपने आप बनी है। तो इसमें सबसे बड़ा जो शब्द जुड़ के आता है ना, वो जुड़ के आता है कि आकस्मिक। जो भी कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, आकस्मिक घटना हुई, आकस्मिक घटना हुई पृथ्वी बन गई, आकस्मिक घटना हुई जीव बन गए, आकस्मिक घटना हुई हम बन गए, आप बन गए, मेरे सामने भैया बैठे हुए हैं ये बन गए, सब बन गए। सब कुछ क्या हुआ है? आकस्मिक घटना हुई है। यानी कि जो भी चीज हुई वो कैसे हुई? बाय चांस हुई, आकस्मिक हुई। ठीक है ना? तो यानी कि पूरी पृथ्वी का निर्माण जो है, हम बात करें अगर पूरे ब्रह्मांड की, ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर हमने किसकी बात करें? एक बिग बैंग थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के हिसाब से। तो बिग बैंग थ्योरी से मतलब क्या था? ब्रह्मांड की रचना। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक प्रकार से जो ये हमारा पूरा जो ब्रह्मांड बना है, तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या हुआ कि एक प्रकार का कहते हैं कि हम कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट हुआ। क्या हुआ? बहुत बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट हुआ, अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उसके छोर को छोड़ उसके पहल को भी हम सोच नहीं सकते, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। और उसके छोटे 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 जितने छोटे आप लगा सकते हैं उतने छोटे कण उसके टूट के चले गए। ठीक है, और अगर हम हमारी बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो ये पृथ्वी जो बनी है उसके बिल्कुल, ये मान लीजिए आप एक धूल का कण से भी छोटा कण, एक मतलब एक छोटा सा पार्टिकल कह लीजिए आप, एक
बिंदु से भी छोटा जो भाग है वो हमारी पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी है। कैसा भाग है? बिल्कुल छोटा, एकदम कण के समान। अब आप सोचेंगे सर भाई इतनी बड़ी पृथ्वी है और ब्रह्मांड के लिए वो कण समान। हां भाई हां, कण के समान ही है। मैंने कण भी ज्यादा बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि आकाश गंगा, यानी कि हम बात करें ब्रह्मांड की, आकाश गंगा को रखें, ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड इतना फैला हुआ, इतना विस्तृत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। इवन इसीलिए एनसीईआरटी भी कहती है कि कैसी है ये, अनइमेजिनेबल है। ठीक है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है। तो हम क्या हैं? हम जो प्राणी हैं अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। हम हैं क्या? एक छोटी सी स्पीशीज हैं, और ब्रह्मांड के सामने हम कहां रह रहे हैं? एक छोटे से प्लैनेट पे रह रहे हैं जो उसके लिए क्या है? एक धूल के कण के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यह हमारा जो अध्याय है वो इसी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भी हम बात करें तो यहां पे साइंटिस्टों ने कुछ पौराणिक मान्यताएं दी। ठीक है, धर्म के आधार पर इसको जोड़ा गया, कई चीजें हुई, उनके बारे में हम अध्ययन शुरू कर देते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वैसे हो ही चुका है, काफी कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए, जीवन की उत्पत्ति यानी कि विकासी जीव, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से हमारा तात्पर्य क्या हो जाता है? यहां पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन, अर्थात पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पूर्व से वनस्पति प्राणी जगत में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो लगभग जो हमारा पृथ्वी की अगर बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो 20,000, ठीक है ना, यहां पे करोड़ वर्ष यानी कि 200 मिलियन। कितना? 200 मिलियन वर्ष हमारे क्या है? पूरा पृथ्वी पुरानी है, यानी ब्रह्मांड की रचना की हम बात कर रहे हैं, मिलियन पुरानी है। आए बात समझ में आपको? ठीक है, और अगर हम हमारी पृथ्वी की बात करें तो लगभग 4.5 मिलियन। कितनी? पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी हमारी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। आई बात समझ में? आपकी एनसीईआरटी भी इस लाइन को कहती है, यानी कि हमने माना है कि हमने पृथ्वी की उम्र तो माप ली, भाई पृथ्वी इतनी वर्ष पुरानी है, लेकिन इसके अंदर जो क्रियाकलाप हुए, जो चेंजेस हुए, वो किस प्रकार से हुए, उसके बारे में जो है आज भी बहस जारी है ना? क्योंकि एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, विकास पढ़ रहे हैं, तो विकास कभी रुकता नहीं है, विकास चलता जाता है। अब जब इन चीजों को हम सोचते हैं तो भूतकाल की हमें चर्चा याद आती है कि भाई हां पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम हमारी उत्पत्ति की भी बात करें तो जब डायनासोर का युग था, है ना, जब डायनासोर का युग था, तो अगर मान लीजिए डायनासोर इतनी बड़ी स्पीशीज, अगर आज डायनासोर होते तो क्या हम होते? डायनासोर इतना विशालकाय और हम इतने पिद्दे से, छोटे से, यानी कि उनका अंत हुआ तो हमारा विकास हुआ। डायनासोर युग का अंत हुआ तो हमारा विकास हुआ। ठीक है, और हम किससे हैं? हमारे पूर्वजों की अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वज कौन है? बंदर बोलते हैं ना हम, बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये 1-2 साल में, 2-5 साल में नहीं हुआ, ये करोड़ों वर्षों के अंदर हुआ है। ठीक है, पहले पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं भाई ब्रह्मांड के अंदर जब ये, जैसे ही बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ब्लास्ट हुआ तो छोटे छोटे कण जो है टूट के निकल गए। ठीक, किस तरह से? जैसे हम बात करें यहां पर कि मान लीजिए आप, इस प्रकार से हमने माना कि ये पूरा आकाश, मतलब ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में क्या थे? यहां पर इनमें एक इस प्रकार से ये कण विद्यमान है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक तरह से हुआ ये कि इसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें तो क्या हुआ? पूरा ब्लास्ट होते ही जो कण थे छोटे छोटे, वो क्या हुआ? मतलब कणों के रूप में टूट गया, और ये कण क्या हो गए? सब बाहर की तरफ निकल गए। इसको जहां पे गति मिली वो वहां की तरफ निकल लिया, जिसको जहां गति मिली वो वहां पे निकल लिया। आई बात समझ में आपको? यानी कि कणों में क्या हो गई? विभाजित हो गई एक तरह से। और ये क्या है? करोड़ों अरबों खरबों, मतलब प्रकाश लाइट ईयर की हम बात करें तो वहां तक कि पूरा फैल गया। मतलब हमने इसीलिए कहा कि इसका कोई छोर नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। अब सोचिए आप, पिछले 20 मिलियन 200 मिलियन सालों की बात करें हम, 20 मिलियन वर्ष की बात करें हम, तो यहां पर क्या है? मतलब
जो ये कण टूटे होंगे वो लाइट की गति से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो वहां तक जो है पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो हमें पता ही नहीं है और कितने प्लैनेट्स हैं जो ब्रह्मांड में है ना। नासा ने कितने खोज लिए, गिनती पे हैं, आप गिन लीजिए, और अभी भी खोज जारी है। लेकिन कहां तक? क्या हम चांद तक पहुंच गए? क्या हमने तारे को छू लिया? ठीक है, आपको पता है एक तारा कितना बड़ा होता है? एक तारा इतना बड़ा होता है कि आप सोच नहीं सकते, मैं भी नहीं सोच सकता। हमारी जितनी पृथ्वी है ना, ऐसी 1000 पृथ्वी, क्या लाखों पृथ्वी उसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा होता है। सोचिए, इतनी दूर स्थित है तो भी हमें रात को तारा दिखाई देता है। कैसा? बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो सोचिए उसकी जब विशालकायता कि आप एहसास भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो जीवन की उत्पत्ति कुछ सिद्धांत थे। इनमें सिद्धांत की बात करें तो पहला आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक थे वो फादर सोरेस थे। तो इन्होंने क्या किया, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इसको जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो जीवन है वो अपने आप से उत्पन्न हुआ है। अपने आप से कैसे जीवन उत्पन्न हो सकता है, उस चीज को इन्होंने बोला। देखिए, तो धर्मों की बात करें हम तो हिंदू धर्म कुछ और कहता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म कुछ और कहता है, ईसाई धर्म कुछ और कहता है, जैन धर्म कुछ और कहता है, बौद्ध धर्म कुछ और कहता है। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, इन मान्यताओं की बात करें तो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं भाई, शेषनाग का जो फन है, या फिर क्या बोलते हैं, कछुए के ऊपर जो है पूरी ये धरती टिकी हुई है, बोलते हैं। ठीक है, आपने सीरियल्स में भी देखा है, बोले सर हाँ हाँ ठीक है। फिर अदर समाज के, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई अल्लाह ने इसका क्रिएशन किया है। तो सृष्टि में भगवान अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब समान है, ऊपर वाला एक है। ठीक है, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं है, कोई क्रिएशन है नहीं। ठीक है, तो साइंस इस चीज को नहीं मानता, साइंस इस चीज को नकारता है। साइंस बोलता है कि हाँ, जीवन की उत्पत्ति हुई तो पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई, अगर यहां पर ये न्यूक्लियर जो ब्लास्ट हुआ था तो उसमें टाइम क्या था, इस पर बहुत भयंकर तापमान था। इसका जो टेम्परेचर था वो लगभग हम बात करें 5000 से 6000 सेल्सियस डिग्री रहा होगा, इतना भयंकर तापमान रहा। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे भाई साहब तापमान रहा, सब कुछ टूटा करा, प्लेनेट बने, सब कुछ हुआ। ठीक है, तो क्या सूर्य भी उससे बना? हाँ साहब बिल्कुल, सूर्य भी उससे बना। ठीक है, पृथ्वी भी उस टाइम बनी। ठीक, तो अब आप सोचते होंगे सर कि जब पृथ्वी बनी और सूर्य बना तो पहले दोनों में से क्या बना होगा? तो आप सोचेंगे भाई सर पृथ्वी बनी होगी। नहीं, दोनों साथ बने। सूरज बना होगा? नहीं, दोनों साथ बने। लेकिन बस ये है कि सूरज ठंडा नहीं हुआ, हमारी पृथ्वी करोड़ों वर्षों में ठंडी हो गई। आती है बात समझ में? चलिए, तो पहले पुराने समर्थकों की बात समझ लें हम। तो ये सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। पहला सिद्धांत क्या था? संसार में जितने भी जीव व प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सृजित हुई हैं। अब ऐसे ही सृजित का कोई मतलब था नहीं, यानी कि क्या है, हम ये कह दें कि अपने आप ही पैदा हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, उत्पत्ति के समय से ये जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी। तो क्या बताइए, आज जो इंसान जैसा है, क्या वो वैसा का वैसा ही आज से 100 साल बाद भी रहेगा? नहीं, यानी कि विविधता तो क्या है, दिखाई देगी हमें। ठीक है, तो और भी भविष्य में क्या रहेगी, ऐसी रहेगी। तो ये भी हम करें धारणा गलत हो गई। पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है। तो अभी हमने बात करी, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी कि कितनी है, 4.5 बिलियन। 4.5 बिलियन क्या है, ये पुरानी है। आई बात समझ में आपको? क्योंकि इसकी जो उम्र है वो तो हमने माप ली। ठीक, तो यहां पर ये जो थ्योरी है, सिद्धांत है, ये जो स्पेशल क्रिएशन है, ये यहां पर सटीक नहीं जाता है। अगले हम बात करें, इन सभी सिद्धांतों को 19वीं सदी के दौरान डार्विन ने वॉलेस और आदि के परीक्षणों के आधार पर प्रबल चुनौती दी गई। उनका मानना था कि विभिन्न समय में अवधियों में जीवन के रूपों में परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, परिवर्तन की बात है तो डार्विन ने बताया था, आपने सिद्धांत बचपन से पढ़ा हुआ है, कि जिसने अपने जीवन के अंदर सुधार ला लिया, परिवर्तन ला दिया, वो सरवाइव कर गया, अन्यथा जो नहीं कर पाया वो वीरगति को प्राप्त हो गया। आती है बात समझ में? ठीक है, चलिए, जीवाश्मों तथा उनके काल निर्धारण के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी बहुत पुरानी, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों वर्षों पुरानी है। तो यहां पर यह तथ्य क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो धार्मिक सिद्धांत थे वो बताए गए, ठीक, लेकिन ये नहीं है। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉस्मिक पैनस्पर्मिया सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार से जो क्वेश्चन पूछे थे। अगर हम AIPMT 2012 की बात करें तो इस पर क्वेश्चन आया था इसमें से, और अगर हम बात करें 2016 की तो भी यहां पे पैनस्पर्मिया से जो है क्वेश्चन आया था AIPMT में, यानी कि आपके नीट के अंदर। ठीक है, चलिए, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीव अंतरिक्ष से आया है, यानी कि देखिए जब बिग ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आकाश गंगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं, इनका ये कहना था कि कोई चीज ऐसा पार्टिकल आकाश से या अंतरिक्ष से आया और उसने जीव की उत्पत्ति कर दी। तो इस चीज में थोड़ा सा शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों ने माना, समर्थन भी किया। तो क्या देखा, जीवन अंतरिक्ष से आया है। तो पूर्व विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई, जिसमें एक पृथ्वी भी थी। अब देखो, स्पोर यानी कि स्पोर, इसको नाम दिया, छोटा पार्टिकल था वो गया। तो इन्होंने बोला कि जो सभी प्लैनेट है वहां पर जीवन उपस्थित है। तो क्या आपको लगता है कि सभी प्लैनेट पर जीवन उपस्थित है? अब आप बोलेंगे सर एलियन तो होते हैं। बेटा आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? दिखना कहीं सुनी बातों पे असर। मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है इतना मतलब ब्रह्मांड इतना फैला हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, तो हो सकता है कहीं हमसे और अच्छा जीवन हो, हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक हम तो नहीं ढूंढ पाए। हो सकता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया हो, है ना? तो सब चीजें हैं। चलिए, तो कुछ खगोल वैज्ञानिक ने क्या कहा कि पैनस्पर्मिया सर्व बीजाणु अभी भी एक पसंदीदा सिद्धांत है, यानी कि क्या हुआ कि इस स्पोर से जो है सब जगह जीवन की प्लैनेट पर उत्पत्ति हो गई। तो एक बात बताइए, जब हम मंगल पे, हम चांद पे चले गए, ठीक है, मंगल पे भी पहुंच गए लमसम, तो जब वहां से हमने जब वहां का मटेरियल कलेक्ट किया, वहां की मिट्टी कलेक्ट की, और हमने हमारे इंडिया की मिट्टी कलेक्ट की, मतलब हमारी पृथ्वी की बात करें, इंडिया की नहीं करें, ठीक है, तो यहां पर जो इनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट थे वो क्या मिले? सभी सेम मिले, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स थे वो भी क्या मिले? एक तरह से सेम मिले। अगर हम बात करें आपकी केमिस्ट्री के अंदर IUPAC की, तो वो जितने भी कंपोनेंट थे वो क्या थे? सेम मिले। तो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर होती है कि ब्रह्मांड में जब टुकड़े हुए तो वो क्या थे? उनका जो केमिकल कंपोजिशन था वो बिल्कुल बिल्कुल समान था। ठीक है, तो यानी कि वहां पर जीवन नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर यहां पर जीवन है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ? निरंतर करोड़ों अरबों वर्षों से यहां पर बदलाव हुए, बदलाव होने की वजह से यहां पर क्या हुआ? जीवन की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि पैनस्पर्मिया सर्व बीजाणु सिद्धांत को एक पसंदीदा सिद्धांत माना गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, या अबायोजेनेसिस आया, जिसको हमने क्या बोला? ऑटोजेनेसिस भी बोला। ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार पुराने जो समर्थक थे, जो ग्रीक समर्थक थे, दार्शनिकों द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन क्या है? क्षयमान और सड़ी हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से स्वतः प्रकट हुआ है। अब एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि कहीं नदी के अंदर कोई मड पड़ा हुआ है, कोई मिट्टी का ढेर है, गंदा कचरा है, ठीक है, यहीं से क्या हुआ? जो है जीवन उत्पन्न हो गया। तो भाई जीवन उत्पन्न कैसे हुआ? हवा होगी, हवा के अंदर कुछ तो होना चाहिए ना भाई। चीजें सड़ी गली, तो सड़ने का रीजन क्या हुआ? भाई कोई चीज सड़ती है तो किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सड़ती है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवन का आधार लेकर चल रहा है, हम तो फिर ये मानेंगे। तो इन्होंने ये कहां प्रूव किया कि जीवन क्षयमान और सड़ी हुई सामग्री से, जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से होता है, प्रकट हुआ? तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से ये देखिए, इन्होंने क्या लिखा? नील नदी के कीचड़ पर प्रकाश की किरणों की गर्मी से मछलियां, मेंढक आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब नील नदी पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसकी गर्मी से मछलियां, मेंढक आदि कैसे उत्पन्न हो गए? क्या पराबैंगनी किरणें जब सूरज से पड़ेगी तो क्या कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा? ऐसा नहीं। तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। क्या किया? इन्होंने पसीने से भीगी हुई एक शर्ट थी, वो एक बंद कमरे में डाल दी। ठीक है, एक भूसे वाले अनाज वाले कमरे में। ठीक है, और वहां पर टांगने के बाद इन्होंने इंतजार किया थोड़ा दिन। इन्होंने देखा कि वहां पर क्या हो गया? चूहे उत्पन्न हो गए, और उन्होंने थ्योरी को दे दिया, और देखो साहब यहाँ पर तो चूहे उत्पन्न हो गए। ठीक है, फिर बाद में पता पड़ा कि भाई उनकी जो शर्ट थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे। ठीक है ना, चूहे उत्पन्न नहीं हुए क्योंकि वहां ऑलरेडी पहले थे चूहे अवेलेबल थे। तो ये थ्योरी भी इस तरह की क्या हो गई? एक तरह से विचार जो था उनका वो धराशायी हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो ये जो तथ्य था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यानी कि अबायोजेनेसिस, तो ये भी क्या एक तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए,
जीवोत्पत्ति सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की हम बात करें, जो हार्वे और हक्सले द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो देखिए इस थ्योरी में फिर भी क्या था, दम था। क्या था, दम था, क्योंकि इन्होंने किस बिहाफ पे किया था, ये एक्सपेरिमेंट को लेकर किया था। इनके अनुसार ओमनिस वाइवम और एक्स विवो और वाइवो अर्थात पृथ्वी अपने नए जीवन की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित जीवन से ही हो सकती है। तो हम पढ़ते हैं ना हमारे सेल के चैप्टर में भी कि हमारी जो सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण हुआ है तो यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अवेलेबल थी, उन्हीं से हुआ है। यानी कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है, अपने आप नहीं होती। ठीक है, चलो फिर देखिए फ्रांसिस्को रेडी और लेजोरस पेंजानी और लुइस पाश्चर आदि के प्रयोगों ने क्या किया कि जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया तथा आजीवाद जीवोत्पत्ति का यहां पर इन्होंने खंडन किया। आई बात समझ में, यानी कि आजीवाद जीवोत्पत्ति का इन्होंने खंडन कर दिया। इसमें से लुइस पाश्चर का प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो बचपन से हम लुइस पाश्चर को समझते हुए आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार स्वतः जनन सिद्धांत को सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इसे इस बात का उत्तर नहीं मिला कि पृथ्वी पर प्रथम जीवन रूप कैसे आया, यानी कि अभी भी यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप है वो कैसे आया। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीवन आया वो जल के अंदर आया। अब ये जल के अंदर आया तो आया कैसे? देखिए हम बात करते हैं किस किस की, हमने बायोमोलिक्यूल की बात करी। ठीक है, तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मेन कंपोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं MYA लिखते हैं ना, ऐसे MYA, इसका मतलब क्या होता है, मिलियन ईयर एगो, बहुत साल पुरानी बात है, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। तो इस चीज को हम लिखते हैं। तो यहां पर जो ये कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बायोमोलिक्यूल, तो ये धीरे धीरे बने। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो जो अमाउंट था वो हीलियम का ज्यादा था, हाइड्रोजन का ज्यादा था। ठीक है ना, यानी कि जब पृथ्वी में गर्म रही होगी तो उस टाइम यहां पर ऑक्सीजन थी, उस टाइम ऑक्सीजन थी। अब जब ऑक्सीजन थी, टेम्परेचर भी हाई था, ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में था, तो हुआ क्या, हाइड्रोजन ने रिएक्शन करी, किससे, ऑक्सीजन के साथ में। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, भाई पानी बनाएगा, ठीक है, जल बनाएगा। बोले सर लेकिन टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई था, पृथ्वी का टेम्परेचर, हाँ बहुत हाई था। पृथ्वी का टेम्परेचर हम लगभग मान के चलें तो 800 से 800 डिग्री सेल्सियस, आप मान लीजिए इतना। ठीक है, तो रिएक्शन हुई, सब कुछ हुआ, तो ठीक है, क्या हुआ, बड़े बड़े बादल बने, ये क्लाउड्स बनना शुरू हो गए, इस तरह से क्लाउड बने, है ना, ये क्लाउड बने, पानी गर्म, भाई एटमॉस्फेयर गर्म था, ठीक है, रिएक्शन हुई, पानी बना, तो पानी क्या हुआ, जैसे ही पानी गिरता था वापस से क्या होता था, इवेपोरेट हो जाता था। जैसे ही पानी गिरता था वैसे ही क्या होता था, इवेपोरेट होता था। तो लाखों करोड़ों वर्षों तक क्या हुई, बारिश होती रही, ये इवेपोरेट होता रहा। ठीक है, यानी कि क्या, फिर धीरे धीरे और भी रिएक्शंस होना शुरू हुई, तो हुआ क्या, पृथ्वी ठंडी होने लगी, यानी कि जिसका तापमान था वो घटने लगा। अब जब तापमान घटने लगा तो धीरे धीरे तापमान कहां तक पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यानी कि आज भी अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का तापमान नॉर्मल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी ऊपर से ठंडी हुई है, अंदर से तो वही धधकता आग का गोला है। जैसे हम देखते हैं ना, कहीं पे क्या हुआ, ज्वालामुखी फट गया, तो ज्वालामुखी में से क्या निकलता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है ना, लावा निकलता है, एकदम उखलता हुआ, उबलता हुआ, ठीक है, अपने आसपास के पूरे एरिया को जला के राख कर देता है। ठीक, आई बात समझ, यानी कि पृथ्वी ऊपर से ठंडी है, नीचे से तो अभी भी धधकता आग का गोला है, जिसे आप क्या बोलते हो, पाताल लोक बोलते हो ना, पौराणिक सिद्धांतों के हिसाब से कि साहब नीचे तो क्या है, पाताल लोक है। तो ये पाताल लोक है, धधक रहा है, भभक रहा है, जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, वॉल्केनोज जिनको हम बोल देते हैं, ये लावा निकलता है इनमें से। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी हुई, अब धीरे धीरे ठंडी हुई, तापमान सुटेबल हुआ, टेम्परेचर सुटेबल हुआ, तो क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो क्या हुआ, बारिशें आ गई, और ये बारिशें ऐसी आई जो लाखों करोड़ों सालों तक बनी। तो जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, ये गड्ढे क्या बन गए, ओशियन बन गए, समंदर बन गए, और पानी ही पानी हो गया। इस तरह से क्या हुआ, लाइफ बनने लगी। चलो कुछ सिद्धांतों को पढ़ ले पहले। तो लुइस पाश्चर ने क्या प्रयोग किया, देखो लुइस पाश्चर ने क्या किया कि उस टाइम का जो टेम्परेचर था
उस टेम्परेचर को उन्होंने अपनी प्रयोगशाला के अंदर मेंटेन करा। ठीक है, तो क्या करा उन्होंने, एक नेक वाला फ्लास्क लिया, ये जो फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, उन्होंने एक ऐसा यू शेप का, एस शेप का जो है नेक वाला फ्लास्क लिया, और एक उन्होंने विदाउट जो है नेक शेप का उन्होंने फ्लास्क लिया, इस तरह से, है ना। तो हुआ क्या, इन्होंने शक्कर के साथ में जो यीस्ट है, ठीक है ना, उसको मिक्स करके उसको इन्होंने मिला दिया। ठीक है, उबालकर जीवाणु रहित घोल तैयार कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक एस शेप का जो ग्लास लिया था, फ्लास्क लिया था, उसको क्या बोलते हैं, हंस ग्रीवा फ्लास्क के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, S1 या स्वान नेस फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो इस पे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई लुईस पैस्चर ने जो प्रयोग किया था, तो उसमें जो फ्लास्क उपयोग किया था उसका नाम क्या है। तो आपको नाम याद रखना है, क्या, स्वान नेस नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, यानी कि हंस ग्रीवा फ्लास्क उन्होंने एस शेप का काम में लिया था। तो हंस की गर्दन कुछ इस तरह से होती है ना, इस वजह से। ठीक है, इन्होंने शक्कर तथा मत यीस्ट को उबालकर जीवाणु रहित घोल तैयार किया। यानी कि देखो ये क्या है, ये शक्कर का और यीस्ट का जीवाणु रहित घोल है, यानी कि इसमें क्या है, स्टेरलाइज्ड एक तरह से। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि उनको क्या करनी थी, चेक करना था भाई जीवन की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई है, कुछ तो मिला होगा। ठीक है, तो इन्होंने दो फ्लास्क लिए, जिसमें इन्होंने एक टूटी हुई ग्रीवा वाला तथा दूसरा मुड़ी हुई ग्रीवा वाला हंस के गर्दन के आकार वाला फ्लास्क लिया, और आकार की ग्रीवा वाला फ्लास्क था। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, एक हंस की ग्रीवा वाला है और एक यहां पे कैसा है, बिना ग्रीवा वाला है ना। चलो, तो अब हुआ क्या, उन्होंने इसको देखा, यहां पे से इसको इन्होंने हीट दे रखी थी, ये उबल रहा था पानी पूरा। तो इन्होंने क्या देखा कि यहां पर जो एस फ्लास्क था, यानी कि हंस की गर्दन के नुमा जो फ्लास्क था, इसके भीतर जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन में बिल्कुल सेफ था, क्योंकि जब यहां पर हीट पैदा हुई तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे इवेपोरेशन भी हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ, इवेपोरेशन में पानी मिला, तो जो बैक्टीरिया या हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के द्वारा इस पाइप में आए थे, इस नली में आए थे, तो वो क्या हो गए, इस वाले भाग के अंदर ही ट्रैप हो गए। ठीक है, यानी कि जल में यहीं पे ट्रैप हो गए, वाष्प में जैसे ट्रैप हुए तो पीछे अंदर की तरफ जो वायु गई वो कैसी गई, स्वच्छ वायु गई, अर्थात फिल्टर होके गई। जबकि जो ओपन फ्लास्क था, खुला हुआ मुंह वाला फ्लास्क था, इसमें क्या हुआ, सीधे यह हवा के कांटेक्ट में था। ठीक है ना, जब ये हवा के कांटेक्ट में था, उसके कांटेक्ट में होने से क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इसके अंदर चले गए, किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो हमने क्या बनाया था, एक प्रकार से घोल तैयार किया था इस घोल के अंदर, और इस घोल में क्या हो गए, उन्होंने अपनी कॉलोनी डेवलप कर ली, यानी कि बैक्टीरिया है, उन्होंने क्या, अपनी ग्रोथ बढ़ा दी। ठीक, और उन्होंने अपनी कॉलोनी डेवलप कर ली, और ये जो घोल था ये खराब हो गया, सड़ गया, ये मान लीजिए हम। जबकि अगर हम किसकी बात करें, हम बात करें इस वाले घोल की, तो ये वाला घोल क्या था, सेफ था। क्या था, बिल्कुल सेफ था। यानी कि उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो है, यानी कि हवा में कुछ है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, अपनी जीवन को दर्शा रहे हैं। तो यहां पर जो इनका प्रयोग था, ये क्या हुआ, बहुत ही जो है इस प्रयोग के हिसाब से इन्होंने एक पूरी थ्योरियों को इन्होंने बदल दिया था। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीव पैदा नहीं होते, क्योंकि मुड़ी हुई गर्दन फिल्टर की तरह व्यवहार करती है, जिस पर धूल कण और सूक्ष्म जीव चिपक गए, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। तो ये प्रयोग भी क्या हुआ, इनका सफल प्रयोग हुआ। ठीक है, हम बात कर चुके हैं पहले ही। चलिए, ऑपेरिन हेल्डेन सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इस पे से आपसे हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑपेरिन हेल्डेन का सिद्धांत क्या है, इसको हम आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो हेल्डेन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑपेरिन क्या थे, रूस के साइंटिस्ट थे, जबकि हेल्डेन की बात करें हम तो ये क्या है, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रस्तावित किया कि जीवन स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं, ठीक है ना, कार्बनिक अणुओं, आरएनए, प्रोटीन आदि से लाया हुआ हो सकता है। तो ये जो थ्योरी थी इसने पूरा विचार ही बदल दिया। यानी कि हम बात करें तो सबसे पहले क्या आए थे, आरएनए प्रोटीन। क्या आए थे, आरएनए प्रोटीन। ठीक है, फिर आरएनए से डीएनए बना, क्योंकि विकास जारी है, क्योंकि आरएनए क्या है, स्टेबल नहीं है ना। तो आरएनए सब थ्योरी जो आई, यानी कि जो जीव है वो एक तरह से बात करें हम कार्बनिक अणु, यानी कि आरएनए प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है। तो इस चीज को भी प्रूफ किया गया तथा जीवन का यह निर्माण रासायनिक विकास के बाद घटित हुआ, अर्थात अकार्बनिक संगठनों के विविध कार्बनिक अणुओं का गठन हुआ। यानी कि पहले हम किसकी बात करेंगे, केमिकल रेवोल्यूशन।
ठीक है, केमिकल रेवोल्यूशन हुआ, केमिकल एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ही क्या हुआ, ये सब घटना यानी कि बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ। तो यानी कि पहले केमिकल थे, इसकी हमने बात करी, बादल बने, पानी बरसा, सब जगह पानी हो गया, यानी कि अब जो चीज आई वो किस में आई, जल के अंदर आई। इस घटना से यही साबित होता है। ठीक है, तो कार्बनिक अणुओं का गठन हुआ और फिर इनका सिद्धांत बाद में पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम जीवन की उत्पत्ति कहां हुई, समुद्र के जल में हुई, अतः जीवन की उत्पत्ति के लिए जल आवश्यक है। तो मैंने आपसे कही ना बात, हुआ क्या, पृथ्वी ठंडी हुई, बड़े बड़े महासागर बन गए, करोड़ों वर्षों तक बारिश होती रही। तो जो अब यहां पर यानी कि हम बात करें, जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलाप किया और क्या बनाया, जल बनाया, तो यानी कि ऑक्सीजन का एक सिंगल भी उन्होंने अणु, हम मॉलिक्यूल की बात करें, नहीं छोड़ा। ठीक है, अगर उस टाइम ये अणु छूट जाता एक भी, तो भी क्या होता कि जीवन की संपत्ति नहीं हो पाती। लेकिन जब ये पानी बना, ठीक है, इन दोनों से पानी बना, इस पानी की वजह से क्या हुआ, एक तरह से हम बात करें कि जो पृथ्वी का भाग है एक तरह से हम पूरा, तो ये कैसा हो गया, मतलब पानी में तब्दील हो गया। तो आज भी अगर आप मैप को देखते हैं तो 78% तो हिस्से में पानी ही है। ठीक है ना, समंदर है, विशाल काय समंदर है, अंत ही नहीं है। तो हमारी पृथ्वी का कभी अगर अंत भी होगा तो मुझे तो लगता है कि पानी के हिस्से ही होगा, क्योंकि जो रहने योग्य स्थान है वो तो काफी कम है, और बाकी पूरी संपूर्ण पृथ्वी पे क्या है, पानी ही पानी, जल ही जल है। इसलिए जल है तो जीवन है, इसीलिए हम बोलते हैं। तो ये धारणा भी यहीं से ली गई है कि जल है तो जीवन है, क्योंकि सर्वप्रथम जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो जल में हुई है। ठीक है, हम चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, पानी मिला नहीं मिला, इसलिए तो वो जीवन नहीं है। ठीक है, तो वो धारणा भी गलत हो गई, कौन सी, स्पोर वाली, कि भाई स्पोर गया था और उससे, तो स्पोर गया कैसे, ये भी तो धारणा होनी चाहिए। तो यानी कि प्रथम जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो कहां पर हुई, जल के अंदर हुई। ठीक है, वापस से क्या हुई, रिएक्शंस हुई, और पानी के अंदर क्या हुई, वापस ऑक्सीजन आई। जब ये ऑक्सीजन आई तो जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई। आई बात समझ में।